हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फाइटर क्लास का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच भी वहीं पे होने जा रहा है जहाँ पर सरे का लास्ट मैच, मतलब कल का मैच जो था हुआ था, हुआ नहीं था बारिश के चलते। केरेंटन ओवल जो कि इनका घर होता है और आज भी बारिश के चांसेस हैं। और आज तो मुझे लगता है कि मैच शुरू ही नहीं हो पाएगा। अभी क्या है कि वेदर हमारे हाथ में नहीं है। अभी तक हम जो देख रहे हैं वो उसी को बेसिस पे मुझे लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा है। होप कर सकते हैं हम कि वेदर सही हो जाए, और अगर सही होता है तो ही ये सारी चीज़ें काम पे आएंगी। कुछ चीज़ें बता दूं मैं। अगर देखिए बारिश की वजह से मैच नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैच होता है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि बारिश का ड्यूरेशन कितनी देर तक होने वाला है। वो मैं अभी नहीं बता सकता ऑफ कोर्स। तो वेदर के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि लगभग 1 डेढ़ घंटे का मैच हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि मैच शायद 7 ओवर 8 ओवर का हो पर इनिंग्स। तो उस हिसाब से आपको टीम्स भी बनानी पड़ेंगी, तब जाके ये एनालिसिस वगैरह आपको कुछ कॉन्सिडरेशन नहीं रखना है। ठीक है। तो उस सिचुएशन की कुछ बातें मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल हम मैच की एनालिसिस करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे हाथ में हैं इस मैच में, अगर मैच पूरा होता है तो वो सब चीज़ें को भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें पुराने सीजनों की बात है, छोड़ देते हैं आखिरी 5 मैचों में। लेकिन सारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। ठीक है। अच्छा, केरिंगटन ओवल भी ये मैच होने जा रहा है यहाँ पर। पिछले मैच के बाद हमें 2 मैच हुए हैं, एक मैच कंप्लीट हुआ है, एक मैच नहीं। तो इस ग्राउंड के बारे में हमें ऑलरेडी काफ़ी आइडिया है। अगर आप इस ग्राउंड पे जो मैचेस हमने कवर करे हैं वो आपने पूरी तरीके से देखे होंगे। तो ठीक है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैं रिवाइंड करवा दूंगा, लेकिन अगर आपने पहले वाले वीडियोस को देखा होगा आपको मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा इस ग्राउंड के बारे में, क्या होता है, किस तरह के प्लेयर्स को, कौन से प्लेयर्स को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। कुछ हद तक वो चीज़ कल के मैच में काम पे आ ही रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हुआ। तो आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो हैम्पशायर यहाँ पर जीत नहीं पाई है, 3-0 से सारे आगे है। अगर हम इसको आखिरी 6 या 7 मैच तक भी लेके जाएं तब भी हैम्पशायर के खाते में कोई जीत हमें देखने को नहीं मिलता है। ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मैं कहूँगा। ओवरऑल दोनों इनिंग्स मिलाकर ठीक ठाक ही रहा है सारे का। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बिल्कुल जो आखिरी मैच हुआ था 2016 में। ठीक है, ये भी इसी ग्राउंड पे हुआ था। ऑफकोर्स ज़्यादा आपको कॉमन परफॉर्मर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनमें से आपको दिखेगा क्या कि सारे ने यहाँ पर करा था बैटिंग डोमिनेशन। सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग से भी डोमिनेट करा था उन्होंने। 188 बैटिंग से बनाए थे, जहाँ पर रायन स्टीवनसन करंट स्क्वाड मेंबर्स में से और मैकमैनस, इन दोनों के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। परफॉर्मर तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो है वो है सारे का डोमिनेशन ओवरऑल, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। अगला मैच ये भी हुआ था केरिंगटन ओवल में ही। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आपको देख जाएगी। हैम्पशायर ने बैटिंग फर्स्ट किया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, लेकिन बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं हुई हैम्पशायर की। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से रिकी क्लार्क जो आखिरी मैच में खेले थे, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा था मैट टर्न की जगह पर, बैटिंग के विकेट्स हैं, सारे ने चेस कर लिया। फिर से कोई बैट्समैन या फिर कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। पिछले सीज़न का जो पहला मैच हुआ था इसी ग्राउंड पर, यहाँ पर भी वही बात देखिए, यहाँ पर भी बारिश के लिए रुकावटें आए हैं। तो बहुत ज़्यादा मैच तो हो नहीं पाया था। 77 रन बनाए थे हैम्पशायर ने 11 ओवर्स में। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको फुलर दिख जाएंगे, मोरियार्टी, बैटी और जैक्स, इनके विकेट्स हैं। बैटी लगातार यहाँ पर विकेट लेते जा रहे हैं वैसे, जैसे कि आप उम्मीद कर भी सकते हैं। केरिंगटन ओवल में सारे ने बहुत इजीली चेस कर लिया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जैक्स दिख जाएंगे और मेसन क्रेन, जैसा कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि इस ग्राउंड पे क्योंकि स्पिनर्स का चलता है, तो मेसन क्रेन भी यहाँ पर विकेट ले ही गए थे। और आखिरी जो मैच हुआ था यही एक मैच है पूरे फिक्सचर में जो हम देख रहे हैं, जो मतलब ओवल में नहीं हुआ है। नहीं तो पूरा तो डोमिनेशन कर ही रही है सारी की टीम, आप देख सकते हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और आखिरी जो मैच हुआ था ये भी डोमिनेट ही करा था उन्होंने। फिर से आप देखेंगे बॉलिंग में यहाँ पर रोक दिया था हैम्पशायर को 138 पे। करंट स्क्वाड मेंबर से विंस के आपको कुछ रन दिख जाएंगे। विंस एक बहुत बड़े नाम है इस फिक्सचर में, जिनका एक भी अच्छा इनिंग्स नहीं है। याद रखना मैं इनके बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनको आपको लेना पड़ता है 10 क्रेडिट देके। अभी आपका डिसीजन है ये 10 क्रेडिट देके आप 20 25 27 रन जो हाईएस्ट है इनका इस फिक्सचर में, उसके लिए लेना चाहोगे या नहीं। अगर मैच होता है तो ये भी बड़ी बात है, सबसे बड़ी। तो बॉलरों में से आपको टॉपली दिख जाएंगे जो अवेलेबल नहीं है। ओवरटर्न अभी तो ज़्यादा बॉलिंग कराते नहीं, मोरियार्टी और जैक्स। जैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार विकेट्स भी निकाल रहे हैं, रन्स भी हैं उनके, और साथ में लॉरी इवांस। फिर से यहाँ पर ओवरऑल डोमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे हैम्पशायर की तरफ से। ठीक है। केरिंगटन ओवल में तो मैचेस में हुए ही है, इवन उनके घर पे भी जब मैच हुआ है तब भी यहाँ पर सारे ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। और फिक्सचर में बहुत सारे मैचेस एबंडेंट हुए हैं, नो रिजल्ट रहे हैं, कुछ मैचेस छोटे भी हुए हैं, और आज भी ऐसा होने के चांसेस हैं। तो फिर से हिस्ट्री रिपीट करने वाला है वैसे। अभी वेदर के साथ हिस्ट्री मैच कर रहा है, ये कोई इंसिडेंस ही है, लेकिन जो भी हो,
यही कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। हैम्पशायर टोटली डोमिनेटेड हुई है इस फिक्चर में। बैटिंग भी उनका मतलब 130, 35, 40 के भीतर ही मामला निपट गया है। 10 विकेट भी डाउन हुए हैं, 8 से 9 विकेट तो होते ही हैं। और सारे बैटिंग से भी उन्होंने बहुत डोमिनेट करा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 विकेट उनका गिरा जीत गए, 1 विकेट गिरा जीत गए, 3 विकेट गिरा जीत गए। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करके 5 विकेट गिरा, 188 बनाए। तो ओवरऑल डोमिनेशन है। अगर हम हेड टू हेड की बातें करें, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि करंट स्क्वाड में से बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, और जो अवेलेबल हैं उनकी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। ग्राउंड में बातें हम काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं रिवाइंड करवा दूँ आपको कि इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन नहीं बनता है। ठीक है, बीच बीच में आपको शायद दिख जाएगा कि मतलब 1 आउट ऑफ 10 मैचेस में आपको दिख जाएगा कि कोई टीम 180 या 190 के ऊपर स्कोर बना रही है। नहीं तो मीडियोकर रेंज आप समझ सकते हैं, 160, 165, 70 मैक्सिमम, इसी के भीतर मामला रहता भी है, और वो डिफेंड भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी बॉलिंग अटैक, स्पेशली आपके पास कैसी स्पिन अटैक है, उसके ऊपर। स्पिनर्स यहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, चाहे वो कैसे भी स्पिनर हो। इवन पार्ट टाइम स्पिनर्स को भी हमने यहाँ पर विकेट लेते हुए देखा है। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ कि क्या होता है, देखेंगे आप कि देखिए 159 बना। ठीक है, चेस हो गया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको मोरियार्टी दिख जाएंगे, लॉरी इवांस और जेसन रॉय। जेसन रॉय जनरली यहाँ पर रिकॉर्ड्स उनके अच्छे रहे हैं, लेकिन अच्छा रहा है जब वो चेस करते हैं। बैटिंग फर्स्ट में आपको जेसन रॉय का उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। पिछले मैच में भी यही हुआ था, बैटिंग फर्स्ट में वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन चेसिंग में आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा बैटिंग करा हुआ है। यहाँ पर वो चेसिंग में उनके रन थे। ऐसा नहीं कि कोई भी रन नहीं है, लेकिन अगर हम बड़े इनिंग्स की बात करें, क्योंकि आप 10 क्रेडिट देके बैट्समैन ले रहे हो जब, तो बड़े इनिंग्स की आप उम्मीद रखोगे, तो वो उनको सेकंड इनिंग्स में ही ज़्यादा हमने करते हुए देखा है। पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ विकेट, उसके बाद ये एक मैच है जो 165 बना। चेस हो गया फिर से जैक्स, जो हमेशा ही इस ग्राउंड पे इफेक्टिव प्लेयर माने जाते हैं। पिछले सीजन में तो मतलब उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो इसी ग्राउंड से उभर के आया था। कल के मैच में भी हमारे लिए बहुत ही यूनिक कैप्टन चॉइस थे, अच्छा भी कर रहे थे, पता नहीं आगे जाके क्या होता, लेकिन अच्छा कर रहे थे जो भी हो। तो ये है जैक्स के कुछ विकेट्स हैं, क्लार्क के कुछ विकेट्स हैं। तो वही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैक से कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा ही होते रहते ही हैं। उसके बाद यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं 192 भी बना है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि रन यहाँ पे बन नहीं सकते हैं, रेयरली ही बनता है, लेकिन बना है यहाँ पे। स्पिनर्स का फिर से आपको रोल देखने को मिल रहा है हर जगह पे। और जैसे मैंने बताया कि 165, 70 मीडियोकर स्कोर यहाँ पर है, बनता है ऑन एन एवरेज, तो वही यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। और आखिरी जो मैच हुआ था 143 आप देख सकते हैं, जो कि चेस नहीं हुआ। स्पिनर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा ही लेके जाते हैं, और कुछ परफॉर्मर्स हैं। इसी तरह का जो एकमात्र मैच कंप्लीट हुआ है, अगर हम वो भी देख लें, तो 166 बनाया था। ठीक है, जो इस ग्राउंड की तुलना में बहुत बुरा स्कोर नहीं था। मोरियार्टी और बाकी ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला, सारे ने चेस कर दिया इजीली। जेसन रॉय के बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग्स के बदौलत जेसन रॉय ने ही यहाँ पर मतलब आधा मैच निपटा दिया था। आप नोटिस कर सकते हैं कि जेसन रॉय का जो रन है ना, वो चेसिंग में ही है। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में अभी तक जेसन रॉय ने कोई स्कोर नहीं खड़ा किया है। जितना रन है उनका चेसिंग में है। यहाँ पर भी 72 चेसिंग में, यहाँ पर भी जो 60 ऑट उन्होंने बनाया चेसिंग में। ठीक है, साथ में लॉरी इवांस और जेसन स्मिथ के भी कुछ स्कोर्स हैं, स्पिनर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी। तो मामला यही है इस ग्राउंड पे कि मीडियोकर स्कोर आप कह सकते हैं, 170 के भीतर मामला यहाँ पर रहता है, और वो डिफेंड हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। कभी कभार 180, 90 बन भी जाता है, 1 या 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स, लेकिन अब उतना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्पिनर्स यहाँ पे खाली हाथ नहीं जाते हैं। स्पिनिंग ऑलराउंडर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन आपको लिए प्रोवाइड करते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए। ये हमने कई बार बताया हुआ है, जिसके लिए ही विल जैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ग्राउंड पर सारे की टीम में। प्लेइंग 11 की बात करें तो हैम्पशायर के होकर ऐसा कुछ प्लेइंग 11 हो सकता है। काइल एबॉट आखिरी मैच में वापस आए थे, और आकर ही उन्होंने समझा दिया कि क्यों उनको टीम इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो जो भी हो, हैम्पशायर का रिकॉर्ड इस फिक्चर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। विद काइल एबॉट, विदाउट काइल एबॉट कोई फ़र्क नहीं पड़ा है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स हैम्पशायर के अगेंस्ट में ही हम टीम बनाएंगे अगर हमें ट्रेंड के हिसाब से जाना है तो। और सबसे बड़ी बात, अगर मैच होता है तो बार बार उसको ध्यान में रखना है हमें। तो कैसा टीम बनाएंगे हम? टॉप ऑर्डर से हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर रखनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस तरह से हमें कुछ खास परफॉर्मेंस देखा नहीं है, लेकिन फिर भी डार्सी शॉट को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाएगी। जेम्स ब्रिज बहुत ही खराब रिकॉर्ड है इनका इस फिक्सचर में, और 10 क्रेडिट लेके 25-30 रन के लिए तो मैं रखने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो इनके जगह पर हम किसको कंसिडर कर सकते हैं? जो वेदरली को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इनके भी फॉर्म को लेकर मुझे थोड़ा सा इशू है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हर मैच में लगभग रन बना रहे हैं 30-40 करके, लेकिन यहाँ पे सरे की बॉलिंग की बात हो रही है, और ये कंडीशंस भी बहुत इजी नहीं होता है कोई भी बैट्समैन आके रन बना दे। बाकी अगर आप चाहो इनको ले सकते हो, क्रेडिट भी कम लेंगे भिंस से, तो बिल्कुल ट्रायबल ऑप्शंस हैं। नीचे अगर हम आए तो मैकमैनस डिफॉल्ट कीपर में आ जाते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर्ली अभी यूज़ कर रही है टीम। आलसॉप से भी ज़्यादा प्रायोरिटी टीम इनको दे रही है। नीचे आएंगे तो डॉसन, जिनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। प्रॉब्लम एक है, 10 क्रेडिट ले रहे हैं, तो अगर
ठीक ठाक बैटिंग और ठीक ठाक बॉलिंग नहीं करते हैं तो वेस्ट हो सकते हैं। तो इसके सिवाय अगर हम बॉलर में से बात करें, मेसन ट्रेन मस्ट हैव है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। और इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट पे तो आप इनको रख ही सकते हो। चेजिंग के टाइम आप चाहो तो कुछ कर सकते हो, क्योंकि सारे की बैटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी रही है। चेजिंग के टाइम तो हमने उनकी तरफ से सिर्फ 3 ही विकेट मैक्सिमम गिरते हुए देखे हैं। काइल अबॉट इनको रखना ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में बॉलिंग करने आते हैं, और उस समय के आपको विल जैक्स मिल जाएंगे जो मतलब पिछले मैचेस से लिए फिर भी उन्होंने कंसिडरेशन आप रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले वाले मैचेस में थोड़ा सा आउट ऑफ टर्न नजर आ रहे थे, और इनकी ये थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आध विकेट बैटिंग से 15-20 रन भी अगर बना दे तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। बाकी ये भी इग्नोरेबल प्लेयर्स में से ही आते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए। जिस प्लेयर को मैं कंसिडर करना चाहूँगा एज ए क्रेडिट से वरी से ही, लेकिन हो सकता है मेरे टीम में आपको दिख जाए, वो है जेम्स फुलर, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितनी बैटिंग उनको मिल रही है हमेशा ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री इनके पास इस मैच में प्रॉपरली बैटिंग आनी चाहिए। बॉलिंग भी 1-2 ओवर की करवा रहे हैं, ज़्यादा शायद नहीं, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे क्रेडिट सेवर भी आपके लिए बन सकते हैं और ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे। तो ये एक चॉइस है जो आप कर सकते हैं अपनी टीम में। सारे की तरफ से बात करें तो देखिए विल जैक्स मेरे लिए मस्ट हैव होंगे, कुछ भी करें 0 रन 0 विकेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे टीम में मस्ट हैव होंगे, और मेरे ख्याल से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी आइडियल चॉइस लॉजिकली होने चाहिए। उसके बाद अगर हम आएंगे तो जेसन रॉय, चेजिंग में मैं इनको छोड़ने वाला हूँ नहीं, बैटिंग फर्स्ट में हालांकि मैं सोच सकता हूँ कि क्या करा जाए इनको लेकर, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। अगर क्रेडिट का इशू नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर है तो मैं सोच सकता हूँ। अगर जेसन रॉय नहीं है तो लॉरी वास तो मस्ट हैव हो ही जाते हैं, बस उसके बाद सैम करन ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है बड़ी लीग में, लेकिन छोड़ सकते हो आप इनको। नीचे आएंगे तो मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि इस ग्राउंड पे गैरेथ बैटी और मोरियार्टी आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली गैरेथ बैटी को। मोरियार्टी थोड़े से हिट और मिस टाइप है, मतलब विकेट जरूर लेते हैं, लेकिन जो बंचेस में विकेट लेने का ट्रेंड है ना वो उनके कंसिस्टेंट उतना रहा नहीं है, लेकिन फिर भी इस ग्राउंड पे आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और गैरेथ बैटी को तब तो बॉलर पे दे दिया है और भी ईजी हो चुका है हमारे लिए इनको लेना। और यहाँ पे खास कुछ तो नहीं है। टॉम करन बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में आप इनको ले सकते हो क्योंकि तब इनको बैटिंग भी मिल सकती है प्रॉपरली। पिछले मैच में डिकी क्लार्क को खिलाया गया था, लेकिन इनको ले पाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैट डन जितना नहीं तो कम से कम 1-2 ओवर ज़्यादा ही शायद मिले, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे तो इनको ले पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें से खेल पाना मुश्किल है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो लोग शॉर्ट और विंस के आसपास ही लोग जाएंगे। हैम्पशायर की तरफ से फर्स्ट चॉइस लोगों के शॉर्ट ही होंगे, और मैं भी कहूँगा शॉर्ट ही होने चाहिए आपके लिए पहले चॉइस, अगर आप हैम्पशायर की तरफ से किसी को कैप्टन बनाना चाहते हो तो। बैटिंग से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा, लेकिन बॉलिंग इनकी काम पे आ सकती है यहाँ पर, काफ़ी हद तक ज़्यादा आ सकती है। उसके बाद डॉसन और क्रेन, विंस को छोड़कर बाकी ये 3 जो प्लेयर्स हैं मेरी टीम में आपको ज़रूर से दिख जाएंगे। विंस को लेकर मुझे सोचना ही पड़ेगा, 10 क्रेडिट लेके किसी बैट्समैन को वो भी सरे के अगेंस्ट में ले पाना थोड़ा मुश्किल ही हो सकता है। नीचे आएंगे तो वेदरली एक अच्छे क्रेडिट सेवर बन सकते हैं विंस के ऑल्टरनेटिव के रूप में, और फुलर या एबॉट में से किसी एक को आप कंसिडर कर सकते हो। दोनों ही आपके लिए बैटिंग कुशन देंगे, एबॉट बॉलिंग ज़्यादा करवाते हैं, लेकिन सारे की तरफ से सैम करन और जेसन रॉय स्विचिंग में होंगे। उसके बाद लॉरी इवांस और जैक्स। रिस्क लेना है तो टॉम करन के साथ जा सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में से चलिए, और बैटिंग मोरियार्टी में से कोई एक। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक टीम बना के रखा हुआ है, मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है। अगर मैं बहुत मतलब मैनिपुलेट भी नहीं करना चाहता आपको, लेकिन मुझे ये टीम काफ़ी सही लग रहा है। 1-2 प्लेयर के ऊपर आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि जेसन रॉय बैटिंग फर्स्ट में, लॉरी इवांस के ऊपर आप कुछ अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उनकी कुछ खास यहाँ पर नहीं है, हालांकि आखिरी मैच में उन्होंने रन बनाया था, तो इसीलिए मैं इनको रखूँगा। और बैटिंग फर्स्ट में मैं हो सकता है जेसन रॉय के ऊपर ट्राई करूँ। किन प्लेयर्स के ऊपर मैं रिस्क लिया है, मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है जेम्स विंस के ऊपर, क्रेडिट नहीं है ऑफकोर्स। आप मैक्सिमम चाहो तो फुलर के जगह पर यहाँ पे वेदरली को भी ले सकते हो, लेकिन फुलर 1-2 ओवर की बॉलिंग करवा सकते हैं, अगर वहाँ से विकेट निकल आए तो काम पे आ सकते हैं मेरे। इसके सिवाय ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे कुछ खास तो यहाँ पर डॉसन का हालांकि ऑप्शन होगा, लेकिन क्रेडिट कतई नहीं है मेरे पास। आप क्या कर सकते हो कि टॉम करन का रिस्क अगर ले सकते हो आप, तो यहाँ पे डॉसन को भी आप मैनेज कर सकते हो, तब जाके 8 क्रेडिट में आपके पास लेने लायक शायद कोई प्लेयर नहीं होंगे। जी नहीं, मुझे नहीं लगता 8 क्रेडिट में कुछ मिलने वाला है। जेम्स स्मिथ शायद है, ऐसा भी आप कर सकते हो, जो कि बहुत बुरा नहीं नजर आता है। बैटिंग फर्स्ट में ये भी कॉम्बिनेशन भी आपके काम पे आ सकता है। और हमारे पास डार्सी शॉट है, डॉसन है, क्रेन है, जो 3 स्पिनर्स
कवर करने के थे। डार्सी शॉट और डॉसन तो बैटिंग भी कर लेंगे, और मैकमैनस एक मतलब फर्स्ट चॉइस कीपर है आपके लिए, क्योंकि उनको ही टीम सही से इस्तेमाल कर रही है। क्रेडिट सेवर के लिए है बस जेसन स्मिथ। अगर आप चाहो तो इनके जगह पर, मतलब अगर बैटिंग फर्स्ट स्पेशली कर रही है सारी की टीम, तो आप यहाँ पे रॉय को ड्रॉप करके भी क्रेडिट मैनेज करवाने की ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैं ये चांस नहीं ले रहा। ठीक है, कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो देखिए सैम करन परसेंटेज कैप्टन होंगे, बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको जरूर देखे जाएंगे। अगर आपको लॉजिकल कैप्टन चॉइस चाहिए तो विल जैक्स, ठीक है, इस फिक्चर में भी इनके अच्छे रिकॉर्ड्स है, और ग्राउंड पे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मतलब कई बार कहा है मैंने। वाइस कैप्टनसी के लिए आप सैम करन के साथ जा सकते हो, चेजिंग में स्पेशली जेसन रॉय के साथ। बैटिंग फर्स्ट में आप यहाँ पे डार्सी शॉट के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग इनको बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, और इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि मैच कितना हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैच आप पता चल रहा है कि छोटा होगा, अगर होगा सबसे पहली बात, और उसके बाद छोटा होगा, मतलब हो सकता है कि 7-8 ओवर की मैचिंग मिले पर इनिंग्स को, तो किन प्लेयर्स के ऊपर आप कॉन्सिडरेशन रख सकते हो, क्योंकि तब जाके आपको ऐसे प्लेयर्स को ही लेना पड़ेगा जो हार्ड हिटर हैं। ठीक है, 10 गेंद खेलेंगे, 25-30 रन बना के जाएंगे, आउट हो जाए दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए होंगे। तो इस सूची में कौन से प्लेयर्स आते हैं, यहाँ से जेसन रॉय, डार्सी शॉट, उसके बाद विल जैक्स, ये 3 तो पहले आपके लिए हो गए। जेम्स विंस को आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप क्रेडिट मैनेज कर पा रहे हो, और अगर आप मतलब बैटिंग से कहीं पे रिस्क लेना चाहते हो तो बैटिंग में। लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर से मैं जिस प्लेयर को मैं प्रायोरिटी दूंगा सैम करन से भी ज़्यादा, वो है फुलर। ये बहुत ही बड़े हिटर हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, अगर पूरा मैच होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर छोटा मैच होता है तो फुलर मेरे टीम में मस्ट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से ही। उसके बाद यहाँ से टॉम करन उसके बाद मस्ट हैव हो जाते हैं, क्योंकि इनको हिटिंग के लिए भेज सकती है टीम, जैसे कि मस्ट हैव हो जाएंगे जेमी ओवरटन भी। तो तब मैं क्या करूँगा, मैं शायद यहाँ से लॉरी वांस को हटा दूंगा, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट मैनेज करने के लिए कीपर लूंगा, क्योंकि मैकमैनस तब मेरे लिए काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि उतने बड़े हिटर नहीं है। इनिंग्स बढ़ाना जानते हैं, बनाना भी जानते हैं, लेकिन हिट करने के लिए अगर मुझे प्लेयर चाहिए होगा तो मैं नहीं लूँगा। उसके बाद ओवरटन फुलर, ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा। उसके बाद डॉसन को भी शायद मैं इग्नोर ही करूँ और जेम्स विंस को ले लूँ। ठीक है, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। स्पिनर्स को रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली ये तीनों जो स्पिनर्स हैं इनके पास स्लाइड करने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो विकेट मिलने के चांसेस भी इनके पास होंगे। हार्डली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, समझ लो टॉम करन को कहीं से अगर आप मैनेज कर पाओ तो समझ लो यहाँ पर जेसन स्मिथ को ही ड्रॉप कर देते हैं और टॉम करन को ले सकते हो, क्योंकि ये हिटिंग के लिए कभी भी प्रोमोटेड हो सकते हैं, और बॉलिंग भी एक ओवर अगर 7-8 ओवर का मैच होता है 1 ओवर तो करवाएंगे ही। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इस तरह की सिचुएशन में फिर से मिल जाए तो कर सकते हो, क्योंकि हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं, और क्या पता एक आध ओवर की बॉलिंग को मिल जाए, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली आप आ सकते हो टॉम करन के साथ, जेमी ओवरटन के साथ। ठीक है, टॉम करन को बॉलिंग भी प्रॉपर्ली मिल जाएगी, और हिटर तो बहुत अच्छे हैं ही, और जेमी ओवरटन भी, इनकी ये अगर 35 रन भी बना देते हैं ना, 30-35 रन भी, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर मैच छोटा होता है तो। ये मैंने क्या सीन बताया, अगर मैच छोटा होता है, अगर आपको पता चलता है कि 7-8 ओवर की मैच होगी, तब जाके आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। पूरे मैच के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया, और अगर मैच नहीं होता है तो क्या ज़रूरत है कुछ सोचने की, बत्ती बुझाओ, चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट चैनल पर सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।